वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए 2022 की सीरीज जिंक्स्ड एट फर्स्ट के थर्ड पार्ट की स्टोरी। तो रॉकर्स पार्ट 2 के आखिर में हमने देखा था कि एक लेडी सैम के फिश शॉप पे आती और उससे सिना के बारे में पूछती है, पर सैम कहता है कि देखो यहाँ कोई फॉर्चून टेलर, शमन या लकी चार्म नहीं रहता, आप गलत एड्रेस पे आ चुकी हैं, आगे जाइए आपको एक फॉर्चून टेलर की शॉप मिल जाएगी। तब वो लेडी सैम को अपना कार्ड देकर कहती है, अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझे कांटेक्ट जरूर करना। तो सैम देखता है उस कार्ड में सियोल फोक म्यूजियम का एड्रेस दिया हुआ है और इस लेडी का नाम जिन है। इसके बाद हम बॉब को देखते हैं जो कि एक मीटिंग में जा रहा होता है, पर वो अपने साथ सिना को भी लेकर जाता है ताकि वो भी थोड़ा बाहर घूम ले। और तभी जेम्स आकर इनकी फोटोज क्लिक कर लेता है और कहता है कि बॉब, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जा रहे हो या अपने लकी चार्म के साथ। पर बॉब उसके मुंह नहीं लगता दोस्तों। तब जेम्स अपने डैड से कहता है कि डैड, मुझे सब पता है, इसीलिए मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है सिना को अपने कब्जे में लेने का। देखिए, वो प्यार तो सैम से ही करती है, तभी वो घर छोड़कर भागी थी। अगर हम सैम को अपने साइड कर लें किसी तरह से तो जल्द ही सिना भी हमारे साइड हो जाएगी। इसीलिए जेम्स फिर डोंग नाम के अपने एक फ्रेंड को साथ लेकर सैम के पास जाता है। दरअसल ये डोंग जेनी का भाई था। अब ये लोग रात में एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ डोंग ने बॉब को भी बुलाया होता है और बॉब वहाँ सिना के साथ पहुँच जाता है। तभी डोंग अपनी बहन को कॉल करके कहता है कि हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं, तुम भी आ जाओ। तो शुरू में तो जेनी कहती है, वैसे भी बॉब किसी और लड़की को पसंद करता है, मैं वहाँ कर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश क्यों करूंगी। अब यहाँ डोंग के सामने सिना, बॉब और सैम का जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है ना दोस्तों, इसका पर्दाफाश हो जाता है, जिससे डोंग नाराज होकर चला जाता है क्योंकि वो तो बॉब की शादी अपनी बहन जेनी से करवाना चाहता था। वहीं सैम तो जेम्स को उकसाता है कि क्या तुम ऐसे ही सिना को अपनी लाइफ से जाने दोगे, तुम्हें हमारी कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, तुम्हारी हर जरूरत का हम पूरा ख्याल रखेंगे ताकि तुम सिना के साथ एक कंफर्टेबल लाइफ जी पाओ। जिसपे सैम यही कहता है कि तुम लोग अपनी कंपनी वॉर में मुझे इन्वॉल्व मत करो। वहीं सिना और बॉब घर जाने के लिए निकलते हैं तो सामने से जेनी आ जाती है। वो कहती है कि तुम दोनों ने तो हल्की हल्की चढ़ा के रखी हुई है, पार्टी कुछ ज्यादा हो गई थी क्या, चलो मैं तुम दोनों को घर ड्रॉप करके आती हूँ। फिर वो अपनी कार में सिना से तरह तरह के सवाल करने लगती है कि मैं तुम्हें कहाँ छोड़ूं। वो कहती है जिनहुआ होटल, पर वो पूछती है तुम तो सिडोंग मार्केट में रहती थी ना किसी मछली बेचने वाले के साथ, क्या हो गया उसका। यहाँ इस तरह इनकी बातें चलती है। दूसरी ओर हम चेयरमैन को अपने पीए से बात करते हुए देखते हैं। वो कह रहा होता है कि मेरे डैड ने मुझसे कहा था कि मिन्सू को अपने लकी चार्म की तरह यूज करना, उससे दिल मत लगाना, पर मैंने उनकी बातें नहीं सुनी और सेम चीज मैंने अपने बेटे को समझाई, पर वो भी मेरी बात नहीं सुन रहा। 22 साल पहले अगर मिन्सू को मैं दोबारा नहीं लाया होता तो आज मेरे डैड पागल नहीं होते। जिसपे दोस्तों चेयरमैन का पीए समझाता है कि उस वक्त आपको पता नहीं था ना कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आप खुद को पिछले 22 साल पहले जो हुआ था उसके लिए ब्लेम किए जा रहे हैं और ये सही नहीं है। आप अगर चाहें तो अभी भी मिन्सू को अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं। और चेयरमैन कहता है मैं उससे प्यार भी तो करता हूँ और नफरत भी। उसने मेरी लाइफ खूबसूरत बनाई और साथ ही दर्दनाक भी। मैं चाह कर भी उसे जाने नहीं दे सकता। इधर हम सब देखते हैं दोस्तों सैम को, जो कि जाता है जिन से मिलने के लिए, वही जो उसकी दुकान पे आई थी। अब वहाँ पे वो जानने की कोशिश करता है कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी। तो वो ब्लू कलर के पेंडेंट के टूटे हुए टुकड़े दिखाती है और बताती है कि मैं भी पहले सिना की तरह ही थी, यानी एक शमन थी, पर अब मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। अगर तुम दोनों सही से एक बार ठान लोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिससे सैम सोच में पड़ जाता है कि क्या करूँ। वो उदासी के साथ अपने शॉप पे बैठा होता है जो मिनी से देखा नहीं जाता। वो उसे अपने हाथों से बनी हुई चिकन खिलाकर उसका मूड ठीक करने की सोचती है, पर तभी उसका छोटा भाई स्कूल से आ जाता है और वो चिकन को खुद खाने की सोचता है। अब इन दोनों भाई बहन में हो जाती लड़ाई शुरू। फिर इनकी मॉम इनको देखती है तो बस, क्योंकि उसको एक बार सिना ने कहा था कि दोनों को लड़ने देना, कभी भी बीच में मत आना। पर ये दोनों इतने बदमाश हैं कि लड़ाई के चक्कर में शॉप का सारा सामान गिराकर तोड़ देते हैं और तब ना चाहते हुए भी इनकी मॉम को चिल्लाना पड़ जाता है इन पे। पर वो सोचती है जरा देखो तो सही मेरी बेटी ने क्या गोबर पकाया है। और जब वो मिनी की बनाई हुई सीजनिंग टेस्ट करती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि आज से पहले उसने इतना टेस्टी कभी छौंका ही नहीं था। वो बाहर निकलकर मार्केट के दूसरे लोगों को भी ये टेस्ट करने को कहती है और सबको ये पसंद आ जाता है। और मिनी की मॉम वहीं से दोस्तों सिना का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि इनकी लड़ाई की वजह से इतनी अच्छी सीजनिंग का आविष्कार हो पाया। फिर हम सिना को देखते हैं जो कि अपनी मॉम को अपने फोन की सारी फोटोज दिखा रही होती है कि देखिए मॉम, मैं यहाँ घूमी थी, मैंने ये चीज खाया था, मैं इन लोगों से मिली थी। खासकर सिडोंग मार्केट की चीजें भी वो अपनी मॉम को दिखाती है। तो मिन्सू का मन वहाँ के ट्विस्टेड डोनट्स नाम के डिश खाने का करने लग जाता है और तब अपनी मॉम की विश को पूरा करने के लिए सिना बॉब को कॉल करती है और कहती है मुझे सिडोंग मार्केट जाना है। तो बॉब खुद उसे अपनी कार से अपने साथ मार्केट लेके जाता है, पर ये दोनों मार्केट के अंदर नहीं जाते। बाहर से ही सिना कॉल करके ऑर्डर करती है और तब वहाँ के सारे शॉपकीपर उससे मिलने के लिए बाहर गली में आ जाते हैं। साथ ही वो अपने अपने शॉप से उसके लिए खाने पीने की चीजें पैक करके लाए होते हैं। ये सारे लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं, पर साथ ही वो सिना से शिकायत भी करते हैं
कि तुम बिना बताए कहाँ चली गई, हम सभी कितना मिस करते हैं तुम्हें। तब ये लोग नोटिस करते हैं कि टिम बस दूर से ही सिना को देख रहा है। टिम पता है ना दोस्तों कौन? फिलहाल तो ये बताया जा रहा है कि टिम असली बाप है सिना का। और जब ये लोग उसको सिना से बात करने को कहते हैं तो वो वापस अपने शॉप पे चला जाता है। तभी यहाँ पे आता है सैम, जो कि किसी काम से बाहर गया हुआ था। और तब शॉपकीपर सारे यहाँ से चले जाते हैं, ये सोचकर कि सैम अकेले में थोड़ा टाइम सिना के साथ बिताएगा, बढ़िया रहेगा। फिर क्या था, सिना को देखते सैम को जिनकी बातें याद आ जाती है कि जो शमन लेडीज होती है ना, वो दूसरों का बुरा टाइम आने से तो रोक देती हैं, मगर एक दिन वो सारा बुरा वक्त घूम फिर कर उसी शमन पे लौट आता है। इसीलिए शमन्स को ज्यादा लोगों का हाथ टच नहीं करना चाहिए, उनका बुरा वक्त नहीं टालना चाहिए। जिससे अब सैम को सिना की चिंता हो जाती है कि कहीं सिना को कोई दिक्कत ना हो जाए। और दोस्तों हम समझ जाते हैं यहाँ पे कि चेयरमैन सही कह रहा था कि दूसरे लोगों को टच करने से सिना पे नेगेटिविटी का असर जरूर होगा, और इसीलिए वो उसे अपने होटल से दूर नहीं करना चाहता था ताकि नेगेटिविटी का असर ना हो सिना पे। अब सिना को सैम कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, अगर तुम्हें कुछ यहाँ से चाहिए ही था तो होटल स्टाफ से कह देती। फिर वो बॉब से भी कह देता है कि इस तरह से सिना को ज्यादा बाहर मत घुमाओ। अब सिना को नहीं पता था कि इस वक्त सैम क्या फील कर रहा है, तो वो गुस्से में कह देती है कि ठीक है, मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगी। सिना दोस्तों गलत समझ लेती है, जबकि सैम तो उसकी अच्छाई के लिए, मतलब उसकी फिक्र करने के लिए कह रहा था कि होटल में ही रहेगी तो ज्यादा लोगों को टच नहीं करेगी, जबकि सिना यहाँ पे गलत ले लेती है। इसके बाद जैसे ये दोनों वापस होटल में आते हैं तो जेनी बॉब को कॉल करके बता देती है कि मेरी मॉम विदेश से अचानक आ गई है और वो तुम्हारे ही होटल में रुकी हुई है, इसलिए सभी संभाल लेना प्लीज। तभी जेनी की मॉम बॉब को देख लेती है और उससे बातें करने लगती है। फिर उनका ध्यान जाता है सिना पे और वो जानने की कोशिश करती है कि ये तो दिखने में सेक्रेटरी की तरह लग रही है ना, आखिर ये है कौन, जिससे बॉब का मुंह खुल नहीं पाता। और तब सिना कह देती है कि मैं बॉब की कजन हूँ। फिर वो सिना से हाथ मिलाने की सोचती है पर बॉब रोक देता है, वो नहीं चाहता कि उनके सामने ही हाथ मिलाते हुए सिना उनका फ्यूचर प्रिडिक्ट करने लगे। इसके बाद जब सिना और बॉब लिफ्ट में होते हैं तो बॉब कहता है तुम्हें खुद को मेरी कजन बताने की कोई जरूरत नहीं थी, और सिना कहती मैं तुम्हारी होने वाली सास के सामने चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती थी। तो वो बताता है पर मैं अपनी एंगेजमेंट तोड़ने वाला हूँ। सिना कहती क्यों, पर जेनी तुम्हें पसंद करती है। तो बॉब कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरी फीलिंग्स इग्नोर क्यों करती हो। अब यहाँ सिना कुछ नहीं कह पाती। दूसरी ओर जेनी अपनी मॉम से मिलकर बताती है कि मैं बॉब से शादी नहीं करना चाहती। तो उसकी मॉम नाराज होते हुए कहती है अगर तुम उससे शादी नहीं करोगे तो मैं अपनी प्रॉपर्टी में से एक कौड़ी भी तुम्हें नहीं दूंगी, और ये बात याद रखना। जेनी कहती मुझे नहीं चाहिए, चाहिए भी नहीं। एंड दोस्तों यहाँ मैक्स कॉल करके अपने भाई को बता देता है कि तुम्हारा बेटा तो अपने लकी चार्म को लेकर बाहर घूम रहा है। ये जानकर चेयरमैन को बड़ा गुस्सा आता है और वो बॉब पे हाथ भी उठा देता है और कहता है कि अगर जेनी की फैमिली को ये सब पता चल जाएगा ना तो क्या होगा, तुमने कभी सोचा है। जिस पे बॉब कहता है अपने डैड के पीए से कि मेरे डैड की मेडिसिन का टाइम हो चुका है, आप इन्हें इनके कमरे में लेकर जाइए। जिससे चेयरमैन को आ जाता है और गुस्सा, मगर पीए उसे शांत करवा देता है और कमरे में लेकर जाता है रेस्ट करने के लिए। वहीं सिना अपनी मॉम के साथ सिडोंग मार्केट से जो लाई हुई चीजें थी उसे एंजॉय कर रही होती है। वो अपनी मॉम को बताती है कि मॉम मैं बाहर की दुनिया में ना बहुत ही अच्छी इंसान बन के रह रही थी और इसीलिए देखिए ना उन्होंने मुझसे 1 रुपया तक नहीं लिया। उसकी मॉम पूछती है फिर तुम वापस क्यों आई। सिना कहती है क्यों आई मतलब माँ, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, आप भी चलो ना मेरे साथ बाहर, हम बुसान घूमेंगे, पूरा समुंदर देखेंगे, रात कैंपिंग करेंगे। मगर मिंसू ये कहते हुए मना कर देती है कि मैंने अपना चांस गवा दिया बेटा, अब मैं बाहर नहीं जाना चाहती। आगे हम देखते हैं कि वैंग अपने बॉस मिस्टर चोई के सेक्रेटरी से चक्कर चलाकर ये इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है कि आखिर वो किस वीआईपी के लिए काम करता है। फिर वो आकर सैम को बताता है कि वो सब कुछ इंसोंग कैपिटल के मालिक मैक्स ने करवाया था, जिससे सैम समझ जाता है कि चेयरमैन और मैक्स दोनों ही सिना को हासिल करना चाह रहे हैं। तो सैम वैंग से कहता है कि इस बारे में और पता लगाओ कि क्या है। दूसरी ओर हम देखते हैं दोस्तों कि बॉब अपने मीटिंग में बिजी होता है और सिना को कॉफी पीने जाने का मन था तो बॉब उसको अपने बॉडीगार्ड्स के साथ भेज देता है, पर उन 2 बॉडीगार्ड्स में से एक को पैसे खिलाकर जेम्स ने अपने साइड कर लिया था। तो ये बात वो उसको बता देता है कि सिना किस शॉप पे है कॉफी वाली। वहाँ जेम्स भी आ जाता है और सिना से रिक्वेस्ट करता है हाथ पकड़ने का। हाथ पकड़ते सिना कहती है कल तुम चाइनीज रेस्टोरेंट में डम्पलिंग्स जरूर खाना, और ये बात बताने के लिए सिना उसको पैसे भी चार्ज करती है। इसके बाद वो जैसे अपने घर जाती है ना तो उसे काफी कमजोरी फील होने लगती है, जिससे उसकी मॉम सीधा यही सवाल करती है कि तुमने आज किसका हाथ पकड़ा था। सिना कहती माँ मैंने जेम्स का हाथ पकड़ा था। फिर वो अपना गम शेयर करती है मॉम के साथ कि 2 साल पहले आपके कहने पर ही मैंने सैम को उसकी मॉम की मौत को लेकर अलर्ट नहीं किया था, और अब वो इस चीज को लेकर मुझसे नाराज है कि मैंने उसकी मॉम की मौत के बारे में पहले ही देख लिया था तो उसको बताया क्यों नहीं। मिंसू कहती बेटा ऐसी कई सारी चीजें होती हैं
जिसे हम देखने के बाद भी बदल नहीं सकते। वैसे भी बिल्कुल कम समय का ही फ्यूचर देख सकते हैं हम, दूर फ्यूचर में क्या होगा ये थोड़ी पता होता है हमें। अब अगले दिन दोस्तों हम देखते हैं कि सैम अपने मार्केट के ओनर सियोन के साथ एक चाइनीज रेस्टोरेंट में जाता है, जहां आज वैंग के बॉस मिस्टर चोई के साथ मीटिंग होती है। दरअसल सियोन अपने मार्केट का रिकंस्ट्रक्शन करवाना चाहता है। इसके लिए वो वैंग के बॉस मिस्टर चोई से लोन लेने की सोच रहा है। अब इनकी बातें चल ही रही होती है, लेकिन सैम दोस्तों इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। उसको कुछ झोल मोल लगता है इस लोन के पीछे। लेकिन तभी वहाँ पे जेम्स आ जाता है, जो कि पीछे के साइड में डम्पलिंग्स खा रहा था, और उसने इनकी बातें सुन ली थी। वो कहता है कि तुम मेरे डैड के पैसों से हमारे और इन लोकल मार्केट वालों को चूना लगा रहे हो लोन के नाम पे, और वो उसी वक्त उसे काम से निकाल देता है। इसके बाद दोस्तों वो वैंग को ही उस कंपनी का बॉस बना देता है और चोई की छुट्टी, जिससे मिस्टर चोई की जो सेक्रेटरी थी अब वैंग की सेक्रेटरी बन जाती है। वो अगले ही दिन वैंग को इस सुपरस्टार लोन कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव चीफ घोषित कर देती है। वैंग भी अपने सारे वर्कर से कहता है कि मैं पुराने बॉस की तरह नहीं हूँ। भले ही हम एक लोन लीडिंग कंपनी चलाते हैं, मगर हमें इंसानियत की हद में रहकर ही काम करना होगा, उस चोई की तरह नहीं कि लोन के नाम पे लोगों को लूटे। दूसरी ओर दोस्तों सिडोंग मार्केट का मालिक सियोन भी बड़ा खुश होता है, और वो अपने सारे शॉप ओनर्स को इकट्ठा करके कहता है कि पहले ये सैम हमारे मार्केट का बैड लक हुआ करता था, पर अब वो हमारे लिए गुड लक बन चुका है। यहाँ छोटी मोटी ऊंच नीच तो अभी भी होती है, लेकिन वो किसी भले के लिए होती है। ये सुनकर सैम को सीना की याद आ जाती है दोस्तों, क्योंकि उसने सैम से वादा किया था कि एक दिन तुम्हें इस मार्केट का गुड लक बना के रखूंगी, और आज वो बन गई। उसने ये भी कहा था कि सभी तुम्हें पसंद करेंगे। यहाँ पे हम एक और चीज नोटिस करते हैं दोस्तों, कि जो मिनी है ना, वो तो सैम की दीवानी थी, इसलिए वो उसकी बड़ी तारीफ करती है, और आज रात जो सियोन ने खुशी में पार्टी रखी होती है उसमें आने को कह देती है। मगर उसके साथ साथ मिनी की मॉम का दिल आ गया होता है सिना के डैड पे, यानी टिम पे दोस्तों। वो उसके सामने बहुत ही स्वीटली बातें करती है, और आज रात की पार्टी में आने को भी कह देती है। फिर हम चेयरमैन के पीए को देखते हैं, जो कि चेयरमैन को बताता है कि बॉब ने आपके अपॉइंटेड गार्डियन बनने की अपील की है कोर्ट में। चेयरमैन शॉक्ड, उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका बेटा ये काम कर सकता है, और वो अपने बेटे के किए गए इस काम के लिए सिना को ही ब्लेम करता है कि इसी ने मेरे बेटे को अपने वश में कर लिया होगा। दरअसल दोस्तों अपॉइंटेड गार्डियन एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें बूढ़े व्यक्ति या मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति की सारी प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी उस व्यक्ति के किसी सगे संबंधियों को कोर्ट सौंप देती है। अब क्योंकि जो चेयरमैन है यानी कि बॉब का पिता, वो थोड़ा हल्का हल्का पागल हो रहा है ना अपने डैड की तरह, इसीलिए शायद बॉब ने ये हरकत की। तो चेयरमैन का पीए बॉब को समझाता है कि ऐसा करना कंपनी के लिए सही नहीं होगा। जैसे ये बात शेयर होल्डर्स तक पहुंचेगी वो हमें किनारा कर देंगे, मगर बॉब को खुद में यकीन होता है कि मैं सारी चीजें हैंडल कर लूंगा। फिर क्या था, जैसे ये खबर चेयरमैन के बड़े भाई मैक्स को पता चलती है, वो तुरंत ही कुछ बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग करके उन्हें अपनी साइड कर लेता है। वो कहता है कि वो क्या है ना कि मेरे छोटे भाई ने 22 साल पहले कंपनी को गलत तरीके से हथियाया था, आज उसी राह पे उनका बेटा भी चल रहा है, पर मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ताकि मैं अपने डैड की खड़ी की गई कंपनी को बचा सकूं। अगले दिन सैम जाता है चर्च, और उसे अपने बचपन की यादें आ जाती है। जब वो अपनी माँ से पूछ बैठा था कि माँ अगर हमें किसी से प्यार हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो उसकी मॉम ने कहा था कि हमें अपने प्यार की हर हाल में हिफाजत करनी चाहिए बेटा। इसलिए वो जिन के पास जाता है, जो उसे अपनी स्टोरी सुनाती है कि उसकी मॉम को भी एक अमीर आदमी ने अपने घर में बंदी बना लिया था। उन दोनों के रिश्ते से मैं और मेरी एक ट्विन सिस्टर पैदा हुई थी, पर मुझे शुरू से ही चार दीवारी में कैद होकर रहना पसंद नहीं था, इसीलिए एक दिन मैं भाग गई। वो लोग मुझे ढूंढने लगे, पर मैं भागकर चर्च के फादर के पास गई। मैं उनसे प्यार करती थी और वो मुझे गॉड की चाइल्ड समझते थे। उन्होंने मेरे ब्लू स्टोन वाले नेकलेस को तोड़ा, जिसे तोड़ पाना या पिघल पाना संभव नहीं था। इस तरह से तुम्हें सिना को बचाने के लिए अपना कोई रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि सिना ने बहुत सारे लोगों की नेगेटिव ऊर्जा अपने में ले ली है। अगर जल्दी वो नॉर्मल इंसान में कन्वर्ट नहीं हुई तो वो डिमोनिक बन जाएगी। इसीलिए सैम सिना को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है दोस्तों। वो मिलने तो जाती है, पर अब वो उससे काफी नाराज हो चुकी थी, इसलिए उसको उसकी रिंग लौटा देती है। और जब सैम उसको जिन की कही गई बातें समझाने की कोशिश करता है, तो वो कहती है कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं, इसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। अब मैं नॉर्मल इंसान नहीं बनना चाहती, बल्कि मैं तो अपनी इस पावर को एंजॉय करना चाहती हूँ। के बाद दोस्तों सैम को सिना की बहुत याद सताती है। उसे अब ना तो काम करने में मजा आ रहा होता है और ना ही अपने घर में मन लग रहा होता है। दूसरी ओर चेयरमैन बॉब को बताता है कि देखो घर में दरार पड़ी हुई है, दुश्मन पूरा घर तोड़ने के लिए तैयार हो गया है। तुम्हारी वजह से हमारे 30% वाले शेयर होल्डर्स ने अपना सपोर्ट उस मैक्स को दे दिया। बेटा तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी, तुम मेरे इकलौते संतान हो, आज नहीं तो कल सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी होनी है। बॉब कहता है कि आपने ये सब मेरी मॉम के सेक्रीफाइस पे खड़ा किया है, उन्हें प्यार और टाइम ना देकर आपने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, और मैं अपनी मॉम के सेक्रीफाइस को वेस्ट नहीं होने दूंगा। मैं तो मैक्स अंकल को देख ही लूंगा। तो बॉब का डैड उसको समझाता है कि जल्दी से अपॉइंटेड गार्डियन वाली अपील वापस ले लो, वरना सब हाथ से निकल जाएगा। जल्दी मीडिया तक बात पहुंच जाएगी और हमारे शेयर धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। बेटा तुम अभी बोर्ड मेंबर्स की नजर में बचे हुए हो, तुमने हाल फिलहाल में ही तो काम करना शुरू किया है, वो तुम्हें अपना बॉस नहीं मानेंगे। इसके बाद बॉब सिना के पास जाता है, तो सिना उसे परेशान देखकर उसका हाथ मांगती है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें अपना फ्यूचर जानने के लिए यूज नहीं कर सकता।
मैं तो बस तुम्हारा नॉर्मल फ्रेंड बनना चाहता हूँ, या कहे कि बॉयफ्रेंड। अगले दिन की बात है, टिम सैम के साथ एक जगह फिश की डिलीवरी करने गया होता है। तभी उसे मैक्स का आदमी अपने साथ लेकर जाता है और उसकी मुलाकात मैक्स से करवाता है। यहाँ मैक्स टिम पे बड़ा गुस्सा होता है कि मैंने तुम्हें वहाँ फिश का बिजनेस करने के लिए भेजा था या अपनी बेटी को किसी तरह से समझा बुझा कर मेरे पास लाने को कहा था, पर वो तो वापस जिनहुआ होटल चली गई। अब मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम कल उसे मेरे पास नहीं लेकर आए तो मैं तुम्हारी ना ये आंख निकाल दूंगा, जिससे टिम तुम दोबारा अपनी बेटी को कभी देख नहीं पाओगे। अगले दिन डोंग दोस्तों बॉब से मिलता है और बताता है कि देखो तुम्हारा जो भी चल रहा है उस सीना के साथ मुझे नहीं पता, पर मेरी मॉम ने कल रेस्टोरेंट में तुम्हारे साथ लंच करने के लिए बुकिंग करके रखी हुई है। मैंने तुम्हें टाइम और एड्रेस सेंड कर दिया है, टाइम पे आ जाना, बाय बाय। अब डोंग के जाने के बाद बॉब को उसके डैड का पीए बताता है कि तुम्हें पता है ना, डोंग की मॉम की जो हॉस्पिटल है उनका अभी हमारे जिनहुआ ग्रुप में 3% शेयर है, इसीलिए उनको नाराज मत करना। अभी हमारे लिए हमारा हर एक शेयर होल्डर बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो 1% वाला ही क्यों ना हो। दूसरी ओर सिना टीम के बुलाने पर उससे मिलने के लिए गई होती है और वो मानने को तैयार ही नहीं होती कि टिम उसका डैड है। मगर जब उसे पता चलता है कि मैक्स टिम को धमका रहा है और मैक्स ये चाहता है कि सिना उसके पास जाए, तो दोस्तों टीम की मदद करने के लिए सिना मैक्स के घर जाती है और कहती है कि तुम्हें अपना फ्यूचर दिखवाना है ना, तो ये काम मैं फ्री में तो करने वाली हूँ नहीं, तुम्हें मुझे उसके लिए अच्छे खासे पैसे देने होंगे, जो मैं खुद नहीं रखूंगी बल्कि अपने डैड को दे दूंगी। और हाँ, आइंदा से मेरे डैड को परेशान करने की कोशिश की ना तो ये अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैक्स कहता है अगर तुम पैसे लेकर काम करना चाहती हो तो इससे मुझे कोई एतराज नहीं है, पर मुझे अपना फ्यूचर फिलहाल नहीं देखना, बल्कि मेरा एक खास दोस्त है, उनका फ्यूचर दिखवाना है तुमसे, वो भी आज नहीं कल। इसके बाद दोस्तों सिना टीम के साथ उसके घर चले जाती है और फिर टीम से कहती है कि मैंने सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए उन लोगों के सामने तुम्हें अपना डैड कहा, पर दिल से मैं तुम्हें अपना डैड नहीं मानती हूँ। तभी वहाँ पे आ जाता है सैम और वो टीम को डांटते हुए कहता है कि तुम कैसे बाप हो यार, अपनी बेटी का सौदा करने के लिए आ गए। तभी सिना कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो सैम उसको मिनी के चिकन शॉप पे लेके जाता है, जहाँ जल्दी सिना को देखकर बाकी लोग भी आ जाते हैं। मिनी की मॉम सिना से पूछती है तुम्हारी वजह से मेरे शॉप पे इतनी रौनक है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ और कर सकती हूँ क्या? तो वो कहती है कि सैम के रूम की छत ठीक करवा दीजिए ना, बारिश में पानी बहुत आता है वहाँ पे। तो वो कहती है अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं जल्दी उसको ठीक करवा दूंगी। तब सैम कहता है कि मैंने तो 20 बार कहा होगा, पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया और सिना ने बस एक बार कहा और आप मान गई, वाह। तो वो भी कहती है मैं सिना के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। दूसरी ओर मैक्स दोस्तों जेम्स को डांटता है कि तुमने तो हीरोगिरी दिखाते हुए जोई को काम से निकाल दिया, अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। पर वो क्यों ब्लैकमेल कर रहा है ये पूछने पर भी मैक्स जेम्स को नहीं बताता और तब जेम्स उसके एक खास आदमी से सच्चाई जानने की कोशिश करता है। इसके बाद सिना को लेने के लिए बॉब दोस्तों अपने आदमियों के साथ मिनी के शॉप पे आ जाता है। वो सिना को गाड़ी में बैठने को कहकर खुद सैम से बातें करता है। अब पता है क्या, यहाँ पे दोनों बस एक ही बातें करते हैं कि मैं सिना से प्यार करता हूँ, तुम सिना को छोड़ दो। पर जब इनको समझ आता है कि हम दोनों में से कोई भी उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, तो फिर ये दोनों यही फैसला करते हैं कि ठीक है, इसका फैसला हम सिना पे छोड़ देंगे, वो जिसको चाहेगी बस वही फाइनल होगा। अब अगले दिन की बात है दोस्तों, वैंग को कल रात की बात याद आ जाती है। दरअसल कल रात मिनी के चिकन शॉप पे सिना ने वैंग से कहा था कि तुम्हारी सेक्रेटरी जो छोटी सी डॉल लेकर आएगी उसे तुम सैम को दे देना, पर सेक्रेटरी उसको वो देने से मना कर रही होती है। दरअसल वो कोई आम डॉल नहीं होती बल्कि उसमें पेन ड्राइव है। तभी वहाँ पे जेम्स आ जाता है और मिस्टर चोई के सारे पेन ड्राइव्स मांगता है, पर इससे पहले कि वो पेन ड्राइव्स ले पाता वहाँ पे आ जाते हैं सिडोंग मार्केट के सारे लोग फ्लावर्स वगैरह लेकर वैंग को कांग्रेचुलेट करने के लिए, क्योंकि वो हाल ही फिलहाल में सुपरस्टार लोन कंपनी का चीफ जो बना है। वो आकर इधर उधर फ्लावर्स रखने लग जाते हैं और इसी में जो डॉल वाली पेन ड्राइव होती है ना दोस्तों, वो गिरकर टेबल के अंदर चली जाती है, जिसे फिर बाद में वैंग अपने पास रख लेता है। उधर जिनहुआ होटल में सिना को बॉब न्यू कपड़े और नया फोन गिफ्ट करता है अपनी पसंद का, जिसे पहनकर वो अपनी मॉम को दिखाती है। और फिर जब वहाँ पे बॉब नहीं होता तो वो अपनी मॉम को सैम की दी हुई वो कार्ड देती है। और वो कार्ड किसका था? मिस जिन का दोस्तों। दरअसल जिन जो है ना वो मिंसू की आंटी लगती थी रिश्ते में, यानी जिन की ट्विन सिस्टर कोई और नहीं बल्कि मिंसू की मॉम थी। समझ गए दोस्तों आप? उसी रात सिना को लेकर बॉब आ जाता है रेस्टोरेंट में, जहाँ वो देखता है कि जेनी की मॉम खुद नहीं आई बल्कि उन्होंने अपनी बेटी को भेजा है और वो इस तरह से इनकी डेट करवाना चाह रही थी। पर बॉब तो सिना को अपने साथ लेकर चला गया था, तो बस इनके आपस में नॉर्मल फ्रेंड की तरह बातें हो पाती है। फिर जब बॉब वापस घर आता है ना तो उसके पिता बड़े नाराज होते हैं कि डेट पे इसको लेकर क्या ले जाने की जरूरत थी। दूसरी ओर सैम के घर पे टीम को दोस्तों एक फोटो मिलती है जिसमें मिंसू भी होती है। तो वो सैम से पूछता है मिंसू की इतनी पुरानी फोटो तुम्हारे पास कैसे आई? ये देखकर सैम हो जाता है शॉक्ड, क्योंकि इस फोटो में सैम एक लेडी के साथ था। वो उसकी बचपन की फोटो थी, इसलिए उसको ठीक से याद तक नहीं था कि आखिर ये लेडी थी कौन। जबकि टीम ने तो पहचान लिया कि ये मिंसू है, पुरानी फोटो है मतलब मिंसू की। और तब टीम एक सच सामने लेके आता है और वो बताता है कि जब मैं मिंसू को लेकर चेयरमैन के घर से भागा था
तो ऐसे ही निराश हताश होकर हम दोनों एक जगह पे बैठ गए थे। तब एक बच्चा भागता हुआ हमारे पास आया था कि आप कौन हो, और उस बच्चे के साथ साथ उसकी मॉम भी आई थी। उन्हें जब पता चला कि हमें मदद की जरूरत है तो वो हमें अपने घर लेकर गई और वहाँ हमें खिलाया पिलाया। और जब उनके बेटे को पता चला कि मिंसू प्रेग्नेंट है तो उसने मिंसू के पेट पे हाथ रख दिया। एंड दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, यही सेम चीज फिलहाल सिन्हा की मॉम भी उसे बता रही होती है कि तुम्हारा और सैम का रिश्ता बहुत ही पुराना है बेटी। उसकी मॉम ने हमारी मदद की थी जब तुम पेट में थी, और तब सैम ने मेरे पेट पे हाथ रखा था, और जब मैंने उसका हाथ पकड़ा तो मुझे उस लड़के का तुम्हारे साथ भविष्य में होने वाले सारे कनेक्शंस दिख गए थे। ये जानकर अब सिन्हा इमोशनल हो जाती है कि नसीब में मेरा और सैम का मिलना तब पहले से लिखा हुआ था। दूसरी ओर टिम दोस्तों सैम को आगे बताता है कि उस दिन मुझे चेयरमैन के डैड पार्क का फोन आया था और उन्होंने मुझसे एक सौदा किया। वो मुझे इतनी मोटी रकम देने वाले थे ना कि मैं पूरी जिंदगी भी खत्म नहीं कर पाता उसको। ऐसे क्या कि मैं इतना अंधा हो गया कि मैंने उस औरत को धोखा दे दिया जिसे मुझ पे आंखें बंद करके भरोसा था। मैं छिपने के बहाने मिंसू को एक सुनसान से घर पे लेकर गया और मैंने वो लोकेशन पार्क को बता दी। पर वहाँ उस दिन पार्क पैसे से भरा कोई बैग लेकर नहीं आया, बल्कि उसने मुझे जान से मरवाने के लिए अपने एक आदमी को भेजा। दरअसल दोस्तों वो आदमी जोसेफ ही था, पर ये बात टिम सैम को नहीं बताता। इसके बाद वो बताता है कि उस आदमी ने मुझे जानलेवा हमला किया और तब मिंसू ने मुझे बचाया, क्योंकि उसने उन लोगों को कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, इसे छोड़ दो, मतलब मुझे। पर जैसे मैं भागा तो वहाँ पे चेयरमैन आ गया अपने आदमियों के साथ। उसने मुझे पकड़कर जेल में डलवा दिया कंपनी में धोखाधड़ी करने के इल्जाम में, और फिर वो मिंसू को अपने साथ लेकर चला गया। सच बताऊं बेटा, उस दिन तुम्हारा बाप तो मुझे मार ही डालने वाला था, मैं बिल्कुल बाल बाल बचा हूं। सैम टोकता है कि मेरे डैड आपको मारने वाले थे, मतलब। लेकिन दोस्तों इससे पहले वो बात पूरी कर पाता तो टिम बात को बदल देता है। हाँ मैं क्या मैं तो कुछ भी कहे जा रहा हूँ। तुम्हारे डैड नहीं, बल्कि वो आदमी जिसको चेयरमैन ने हायर किया था उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वो मुझे मारने वाला था पूरी तरह से। दूसरी ओर सिन्हा सैम के साथ बिताए हुए पलों को याद करके बड़ी इमोशनल हो रही होती है। तभी उसके पास आता है बॉब हाथों में बुके लेकर। वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। फिर वो धीरे से सिन्हा को किस करने के लिए आगे बढ़ता है दोस्तों, मगर सिन्हा तो रोते हुए उसको इनकार कर देती है और बॉब वहीं पे रुक जाता है। वो जो रिंग लेकर आया था सिन्हा को प्रपोज करने के लिए, वो भी नहीं दे पाता उसे। इधर सैम वो पेन ड्राइव की वीडियो प्ले करता है जो कि उसे वैंग ने दी थी सिन्हा के कहने पे। उस वीडियो में वो देखता है दोस्तों कि मैक्स मिस्टर चोई को एक काम सौंप रहा है। 2 साल पहले की बात है। वो उससे सैम और उसकी मॉम को मरवाना चाहता था। कौन? मिस्टर मैक्स। किसके द्वारा? चोई के द्वारा। तो मिस्टर चोई वीडियो में कहता है कि अभी ही मैं 2 लोगों को हायर करता हूँ और दोनों का काम तमाम करवा देता हूँ। तो यही वो पेन ड्राइव थी दोस्तों जिसकी वजह से मिस्टर चोई मैक्स को ब्लैकमेल कर रहा था। और इस पेन ड्राइव को लेने के लिए सुबह जेम्स वैंग के ऑफिस भी गया था। उसके आदमी सारी पेन ड्राइव तो लेकर चले गए थे, पर ये वाली उनसे रह गई थी। 2 साल पहले की सच्चाई जानने के बाद दोस्तों सैम जाता है सीधे अपने मुंह बोले डैड जोसेफ के पास और उससे सच्चाई जानने की कोशिश करता है कि जब आपको चोई ने हायर किया था मुझे मारने के लिए तो आपने मेरी जान क्यों बचाई। तब जोसेफ बताता है कि एक भविष्यवाणी की वजह से, और फिर वो उसको सच्चाई बता देता है कि बेटा उस दिन पार्क ने मुझे ही भेजा था मिंसू और टीम की जान लेने के लिए, पर मिंसू ने मेरे हाथ पकड़ लिए थे और टीम को वहाँ से भाग जाने को कह दिया था। और तब मिंसू ने एक भविष्यवाणी की थी मुझे कहकर कि आज तुम्हारा बेटा मर जाएगा और मैं उसे बचा सकती हूँ। इसके बदले उसने मुझसे एक शर्त मांगी और फिर अपने बेटे की जान बचाने के लिए मैं मिंसू की सारी बातें मानने को तैयार हो गया। तो दोस्तों मिंसू उससे कहती कि तुम फौरन घर जाकर गैस की पाइपलाइन चेक करो, इससे आज तुम्हारा बेटा बच जाएगा तो फिर उसकी जवानी तक कोई खतरा नहीं होगा। पर आज से 20 साल के बाद तुम्हें कोई एक सैम नाम के लड़के को जान से मारने का काम सौंपेगा। तुम्हें उस लड़के को मारना नहीं है बल्कि बचाना है। तो दोस्तों इस तरह हुआ था पूरा खेल, समझ आ गया आपको। अब जो ये वीडियो थी जो सैम ने देखी उसे वो भेजता है चेयरमैन के पास। तो चेयरमैन खुद उससे मिलने के लिए उसके पास आ जाता है और पूछता है कि अब तो तुम्हें पता चल गया होगा ना कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। हाँ पर मैं ये मानता जरूर हूँ कि मेरे फैमिली मेंबर का हाथ जरूर था, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे हिसाब से कॉम्पनसेट करने को तैयार हूँ। तो सैम इंकार कर देता है। इसकी जगह वो कहता है कि आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप मैक्स को उसके किए की सजा जरूर दिलवाएंगे और साथ ही सिन्हा और उसकी मॉम को अपने कैद से रिहा कर देंगे प्लीज। चेयरमैन कहता है कि नहीं, दूसरी शर्त तो मैं पूरी नहीं कर सकता क्योंकि अभी सिन्हा अपनी मर्जी से वहाँ रह रही है, मैं उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाह रहा। जिसके बाद दोस्तों सैम को चेयरमैन ले जाता है अपने घर और सबके सामने अनाउंस कर देता है कि अब से सैम मेरा न्यू सेक्रेटरी है। आपको समझ नहीं आता कि डैड ये क्यों कह रहे हैं। पहले डैड ने खुद सैम को निकाला था और अब खुद इसको वापस लेकर आ गए, क्या है। फिर हम देखते हैं कि ऐसा करने के लिए चेयरमैन को दोस्तों मिंसू ने ही कहा था, इसीलिए चेयरमैन का पीए सैम को लेकर मिंसू से मिलने लेके जाता है
जिससे वो थोड़ी बातचीत करती है। इसके बाद वो बॉब को बुलाती है और उसे बताती है कि तुम सिना के कभी भी बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते बेटा। लेकिन बॉब उनकी बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि अब मिन्सू के पास फ्यूचर देखने की पावर नहीं होती। इसके बाद मिन्सू बुलाती है चेयरमैन को और कहती है कि मैं आज आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। मुझे पता है अगर मैं ये बात पहले आपको बताती तो आप यकीन नहीं करते मुझ पे, आपको लगता कि मैं झूठ बोल रही हूँ, पर सच्चाई तो यह है कि सिना टीम की नहीं बल्कि आपकी बेटी है। मेरा टीम के साथ कोई अफेयर नहीं था, मैं बस उसे यूज कर रही थी यहाँ से भागने के लिए। हम दोनों के बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं। और ये जानकर तो चेयरमैन बच्चों की तरह रो पड़ता है क्योंकि वो इतने सालों से मिन्सू से इसीलिए नाराज था क्योंकि उसको लगता था कि उसने उसको चीट किया। उसे लगता था कि जो सिना है वो टिम की बेटी है, इसलिए उसने फिर मिन्सू को फार्म हाउस पे भी ले जाना बंद कर दिया था और एकदम कैदियों वाली जिंदगी बिताने पे मजबूर कर दिया। वरना पहले तो वो मिन्सू के लिए बहुत ही लॉयल था, वो अपने डैड से छुपाकर मिन्सू के साथ टाइम बिताता था। लेकिन जब उसको पता चला कि मिन्सू टिम के साथ है तो फिर यहाँ से उसे नफरत होने लग गई मिन्सू से। लेकिन ये सब झूठ था, मिन्सू ने टिम के साथ कभी कोई अफेयर किया ही नहीं। इसके बाद दोस्तों जेनी का भाई जेनी को लेकर चिन्हुआ होटल आ जाता है और यहाँ पे क्या क्या चल रहा है सब दिखता है। वो जेनी को समझाने की कोशिश करता है कि ये बॉब तुम्हारे शेयर की वजह से बस तुम्हें यूज कर रहा है। तो जेनी भी बॉब को साइड में ले जाकर कहती है तुम सिना को लाइक करते हो है ना, पर तुम्हें पता है सिना सैम को लाइक करती है और वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं और तुम हो कि बीच में आ रहे हो। मैं तो कहती हूँ गोली मारो उन दोनों को, खुश रहने दो उनको और तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत ही खुश रखूंगी। फिर वो बॉब को किस भी कर लेती है और बॉब तो रिएक्ट ही नहीं कर पाता कुछ। आगे हम देखते हैं कि हर रात जिस तरह से चेयरमैन को उस काली रात का सपना आता था ठीक उसी तरह मिन्सू को भी वही सपने आ जाते हैं जिसमें वो मिस्टर पार्क को गोली मारने जा रही होती है। पर पार्क को बचाने के लिए मिन्सू की मॉम सामने आ जाती है और वो मर जाती है गोली से। तो आज दोनों ही फिर ये सेम सपना देखकर डर जाते हैं और आज 22 सालों के बाद अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए चेयरमैन जाता है मिन्सू के कमरे में और उसे भी वो खुद परेशान पाता है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को अपने अपने नाइटमेयर के बारे में बताकर हक कर लेते हैं। अब अगले दिन की बात है, सैम मिन्सू को लेकर बाहर जाता है, वो भी चेयरमैन की परमिशन लेकर। वो ले जाकर मिन्सू को उसकी आंटी से मिलवाता है जिसे मिन्सू अपनी माँ कहकर रोते हुए गले लगा लेती है। पर फिर उसे याद आता है कि मेरी मॉम तो चल बसी है मेरी ही वजह से। इसके बाद वो अपनी आंटी से नॉर्मली बातचीत करती है। पहले उसको इसलिए लगा कि ये मेरी मॉम है क्योंकि दोस्तों वो दोनों ट्विन सिस्टर्स थी ना, उसकी मॉम और उसकी आंटी। लेकिन फिर उसको याद आया कि मेरी मॉम तो है ही नहीं। दूसरी ओर जेनी अपने फ्लावर बुके में बॉब की मॉम के फेवरेट फ्लावर्स भी ऐड कर देती है, वो भी सिना के कहने पर, और जाती है बॉब की मॉम की कब्र पे जहाँ बॉब अक्सर जाया करता था। वहाँ ये दोनों बातचीत करते हैं कि बॉब की मॉम कितनी प्यारी लेडी थी। जेनी बताती है बचपन में वो मुझे हेयर क्लिप्स दिया करती थी। इस तरह से ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं दोस्तों। पर जब बॉब नोटिस करता है कि जेनी मेरी मॉम के फेवरेट फ्लावर्स लेकर आई है तो ये बात उसके दिल को छू जाती है। उधर सैम जाता है सिडोंग मार्केट और उसे इस तरह से सूट बूट में देखकर वहाँ के लोग बड़े खुश वो उसे घेर कर बातें करने लगते हैं। इसके बाद सैम टिम से कहता है कि जरा मेरे साथ चलिए जरा। वो लेकर जाता है उसे मिन्सू से मिलवाने के लिए और मिन्सू उसे अपना हाथ देती है पकड़ने के लिए। पर जब वो उसका हाथ पकड़ता है तो देखता है कि मिन्सू के गले का लॉकेट अब शाइन नहीं कर रहा, जिससे वो समझ जाता है कि उसके पावर अब सिना में चले गए हैं, इसीलिए वो फ्यूचर नहीं देख सकती। इसके बाद भी टीम अपनी पास्ट की गलतियों के लिए मिन्सू का हाथ पकड़कर रोने लग जाता है। मिन्सू कहती है मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं अब वो हिप्नोसिस खत्म करने वाली हूँ जो मैंने 22 साल पहले तुम पे किया था। फिर एक फ्लैशबैक से हम देखते हैं दोस्तों कि हिप्नोसिस के जरिए मिन्सू ने टिम को यकीन दिला दिया था कि मेरे पेट में पलने वाला बच्चा तुम्हारा है टिम, और तुम मुझे बहुत ही प्यार करते हो और मुझे यहाँ से भगा ले जाओगे तुम। मतलब दोस्तों एक तरह से काला जादू कर दिया था टिम के ऊपर मिन्सू ने। इसीलिए मिन्सू ने सिना से एक बार कहा था कि टिम के साथ मेरा प्यार नहीं था बल्कि गिल्ट था। बेचारे ने मेरी वजह से बहुत कुछ सहा, यानी कि टिम ने बिना किसी मतलब के 20 से 22 साल जेल में गुजारे और अब हिप्नोसिस खत्म होने के बाद टिम को काफी ठगा ठगा महसूस हो रहा होता है। मिन्सू को वापस होटल पहुंचाने के बाद सैम टिम को एक अनमोल हीरा देता है जो कि उसके लिए मिन्सू ने भिजवाया था। तब टिम सैम को वो बात बता देता है कि मुझे बचाने के लिए सिना ने मैक्स के साथ एक सौदा किया था कि वो एक खास इंसान का हाथ पकड़कर उसके फ्यूचर की जानकारी हासिल करेगी। दूसरी ओर दोस्तों हम देखते हैं चेयरमैन के पीए को जो बॉडीगार्ड को काम से निकाल देता है क्योंकि उसको पता चल चुका था कि ये बॉडीगार्ड मैक्स से मिला हुआ है और इसने ही अकेले सिना को मैक्स के साथ जाने दिया था एक बार। फिर पीए चेयरमैन से कहता है कि हमें मैक्स के घर जाकर तुरंत ही सिना को लेकर आना चाहिए। चेयरमैन कहता है कि वो लोग अभी घर पे नहीं होंगे क्योंकि दोस्तों ये चेयरमैन अपने बड़े भाई के रग रग से काफी वाकिफ था और उसका अंदाजा बिल्कुल सही होता है क्योंकि मैक्स तो सिना को लेकर पागल खाने आया है अपने डैड का फ्यूचर दिखवाने के लिए और कुछ काम की बात पता लगवाने के लिए भी। तो पार्क का हाथ पकड़ने के बाद सिना कहती है बहुत ही जल्द आपका खून यहाँ आएगा और आपकी ये कर्ज को मिटा देगा। इससे मैक्स इरिटेट हो जाता है कि फिर से वही कर्ज और शमन की बातें। देखो मुझे काम की बातें जाननी है। तो सिना उसको योंगिन फाउंडेशन की डायरेक्टर युवा ओके जिन से मिलने को कहती है कि बस उनसे मिलो एक बार। तभी वहाँ चेयरमैन और सैम आ जाते हैं जो कि सिना को लेकर घर चले जाते हैं जहाँ सिना चेयरमैन का हाथ पकड़कर अपनी मर्जी से उन्हें बता देती है कि मुझे एक न्यूज आर्टिकल दिख रहा है जिसमें SIG नाम के अमेरिकन फर्म की एसेट्स बिल्कुल फ्रीज हो चुकी हैं
इधर दोस्तों जब बॉब को पता चलता है कि मैक्स ने सिन्हा का यूज किया तो वो सिन्हा का खैरियत लेने के लिए आ जाता है और सिन्हा बड़ा ही अजीब बिहेव करने लगती है। वो कहती है तुम मेरी वही ब्लड लाइन हो जो मेरा कर्ज खुद पे लेगा। अब दोस्तों ये सिन्हा ने क्या लाइन बोली किसी को कुछ समझ में तो आता नहीं, पर सैम सिन्हा को संभालता है और फिर आगे उसे ग्लव्स ला कर देता है पहनने को ताकि वो और लोगों का फ्यूचर रीड न कर पाए। फिर वो सिन्हा से माफी मांगता है कि मैंने तुमसे उस दिन गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह दिया था, पर सच्चाई तो यह है कि जो नसीब में लिखा होता है वो आज नहीं तो कल होकर ही रहेगा, इसलिए मेरा तुम्हें अपनी मॉम की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराना सही नहीं था, मुझे अब समझ आ चुका है। तो सिन्हा रोते हुए उसे किस कर देती है और इन दोनों को किस करते हुए बेचारा बॉब देख लेता है। उसे बड़ी जेलसी फील होती है पर वो कुछ कर नहीं पाता। अगले दिन ब्रेकफास्ट के दौरान चेयरमैन सिन्हा को एक कार्ड देता है जिससे वो अपने हिसाब से चीजें खरीद पाए। कार्ड देखकर सिन्हा की तो कार्ड फॉर एवरीवन वाली मेमोरी ही ताजा हो जाती है, कैसे उसने एक कस्टमर का कार्ड यूज किया था सबसे पहले जब वो बाहर गई थी। दूसरी ओर मैक्स जाकर मिलता है जिन से और उसे अपनी साइड करने की पूरी कोशिश करता है। तब जिन उसके सामने एक शर्त रखती है कि तुम्हें SIG नाम की एक अमेरिकन कंपनी में अपने सारे फंड्स इन्वेस्ट करने होंगे। वो भी मान जाता है क्योंकि जिन भी दोस्तों जिनहुआ ग्रुप की बोर्ड मेंबर्स में से थी। और पता है जिन उससे बताऊं क्या, सिन्हा के कहने पे ही SIG में इन्वेस्ट करवा रही थी ताकि जब SIG के एसेट्स फ्रीज हो तो मैक्स के सारे फंड्स भी उसमें फ्रीज हो जाए। देखा प्लान, और अगर ऐसा हो गया तो मजबूरी में मैक्स को अपने जिनहुआ शेयर्स बेचने ही पड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों जब सैम और सिन्हा जिन से मिलने के लिए आते हैं तो जिन बताती है काम तो हो गया, मैंने मैक्स को बता दिया क्या क्या करना है। बेटा सिन्हा, जब तक जिनहुआ ग्रुप पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाता तब तक तुम फ्री नहीं हो पाओगी, क्योंकि उस ग्रुप के अंदर बहुत सारी गलत चीजें हुई है और तुम उनसे जुड़ी हुई हो तो उनके नेगेटिव ऊर्जा तुम पे भी असर डाल रही है। फिर सिन्हा कहती है कि जिनहुआ ग्रुप का खात्मा तो होकर रहेगा। ये क्या बातें चल रही हैं दोस्तों यहाँ पे। अगले दिन की बात है, SIG कंपनी के सारे एसेट्स फ्रीज हो जाते हैं जिसमें उसमें इन्वेस्ट किए हुए मैक्स के पैसे भी फ्रीज। और ये बात कॉल करके चेयरमैन का PA उस इन्वेस्टर को बता देता है जिसने मैक्स के कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ था, और अब वो इन्वेस्टर अपने सारे पैसे वापस मांग लेता है। और मैक्स ने तो सारे पैसे SIG में इन्वेस्ट कर दिए थे जो कि अब फ्रीज हो चुके हैं, जिससे मैक्स बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रहा होता है और उसे समझ नहीं आता कि क्या करूं। फिर समझ जाता है मैक्स सारा खेल ये सब किया कराया सिन्हा का ही होगा। वो सिन्हा से इसका जवाब मांगना चाहता है पर वो तो जिनवा होटल में सेफ थी, इसलिए उसको बिल से बाहर निकालने के लिए मैक्स अपने आदमी भेजता है सिडोंग मार्केट टिम को उठाने के लिए। और ये बात सिन्हा ने पहले ही पता करके रखी हुई थी, तो मार्केट वाले सारे एक्टिंग करने लगते हैं कि टिम तो हमारे पैसे लेकर भाग चुका है, चलो ना साथ में पुलिस कंप्लेंट करते हैं ताकि वो टिम का बच्चा पकड़ा जाए। ऐसी एक्टिंग करते हैं दोस्तों सभी के सभी। और फिर क्या था, ये देखकर सभी मैक्स के आदमी वहां से भाग जाते हैं। जल्दी दोस्तों अथॉरिटी के लोग मैक्स के घर पहुंच जाते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड करने के इल्जाम पे। और तब मैक्स अपनी जान पहचान के सारे बड़े लोगों को कॉल लगाता है हेल्प लेने के लिए, मगर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता, जिससे मैक्स के सर के पीछे में बहुत ही तेज दर्द उठता है और वो वहीं पे बेहोश। और ये तो मैक्स की चाल थी दोस्तों, जेल जाने की जगह हॉस्पिटल जाने की, ताकि वहां से उसे कुछ तरकीब आ जाए। इधर चेयरमैन बड़ा खुश होता है कि अब मैक्स अपनी ही प्रॉब्लम में फंसा रहेगा और हमारे लिए कोई नई मुसीबत नहीं खड़ी करेगा। साथ ही जो बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग होने वाली थी वो भी अब कैंसिल हो जाती है, यानी फिलहाल के लिए तो चेयरमैन को उनकी पोजीशन से कोई नहीं हटा पाएगा। दूसरी ओर टिम सिन्हा से मिलकर उसका शुक्र अदा करता है मैक्स से बचाने के लिए। फिर वो कहता है कि जितने सालों तक मैं जेल में रहा मैंने बस यही दुआ की कि कब मैं यहाँ से बाहर निकलकर अपनी प्यारी बेटी से मिलूंगा, वो कितनी प्यारी दिखती होगी। पर अब मुझे पता चल रहा है कि तुम मेरी बेटी हो ही नहीं, मगर हाँ जेल के दिनों में जिंदा रहने के लिए तुम ही मेरी मोटिवेशन थी। तब सिन्हा कहती है कि माना कि आप मेरे डैड नहीं है, पर मैं आपको डैड कहकर पुकार सकती हूँ। फिर वो टीम का हाथ पकड़कर कहती है चिंता मत कीजिए, जल्दी आपकी खुद की एक फैमिली होगी और बच्चे भी होंगे। कहता है इस उम्र में ये तो होने से रहा, फिर भी तुम कह रही हो तो तुम्हारी बातों पे यकीन कर लेता हूँ, काश मेरी खुद की फैमिली हो। इसी के साथ दोस्तों पार्ट 3 खत्म हो जाता है, लेकिन जो सिन्हा है वो पूरे जिनहुआ ग्रुप को बर्बाद करना चाह रही थी। ऐसा क्यों, ये सब देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।